वह महिला केवल एक मामूली घाव पर पट्टी करवाने के लिए क्लिनिक आई थी, लेकिन डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि उसे सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए। यह असामान्य निर्णय चुपचाप उस त्रासदी की शुरुआत बन गया जो आगे होने वाली थी। जब वह आखिरकार दोबारा जागी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की गई हो, लेकिन उसने अपनी याददाश्त को कितना भी टटोला, उसे केवल बिखरी हुई खंडित तस्वीरें ही याद आ सकी। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह एनेस्थीसिया का बस एक दुष्प्रभाव था। उसने समझाया कि जागने के बाद हल्के मतिभ्रम होना आम बात है। डॉक्टर की शांत और आत्मविश्वास से भरी व्याख्या का सामना करने के बाद महिला सोचने लगी कि कहीं वह हर बात को जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रही थी। कोई और विकल्प न होने के कारण वह अभी भी संदेह से भरी हुई जांच कक्ष से बाहर चली गई, लेकिन उसके पूरे शरीर में जारी अजीब संवेदनाएं उसे बार बार याद दिलाती रहीं कि कुछ सही नहीं था। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी। वहां उसने घबराते हुए एक व्यापक शारीरिक जांच करवाई। परिणामों के लिए इंतजार करते हुए बिताया गया। हर सेकंड उसे यातना जैसा महसूस हुआ। जल्द ही जांचों से पता चला कि उसके शरीर में एक अज्ञात व्यक्ति का डीएनए मौजूद था। उस क्षण उसका सबसे बुरा डर हकीकत बन गया। महिला तुरंत पुलिस के पास गई और उन्हें बताया कि क्लिनिक में क्या हुआ था। उसने समझाया कि एनेस्थीसिया का असर होने के बाद डॉक्टर ही एकमात्र पुरुष था जो उसके साथ अकेला रह गया था। उसके लिए इस मामले को सुलझाने का केवल एक ही तरीका था। पुलिस को बस अज्ञात डीएनए की तुलना डॉक्टर के डीएनए से करनी थी, लेकिन डॉक्टर कोई साधारण संदिग्ध नहीं था। वह समुदाय के सबसे सम्मानित लोगों में से एक था। मरीज उस पर भरोसा करते थे, स्थानीय परिवार उसे जानते थे और उसकी पेशेवर प्रतिष्ठा लगभग बेदाग थी। वहीं वह महिला एक संघर्षरत अकेली मां थी जिसकी निजी जिंदगी पहले से ही जटिल थी। सबूतों की पूरी तरह जांच होने से पहले ही लोग यह तय करने लगे थे कि उन दोनों में से कौन अधिक विश्वसनीय लगता है। फिर भी पुलिस ने डॉक्टर से खून का नमूना लिया। महिला बेसब्री से इंतजार करती रही। उसे यकीन था कि परिणाम आखिरकार साबित कर देगा कि क्या हुआ था, लेकिन जब प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का डीएनए उसके शरीर से मिले पुरुष डीएनए से मेल नहीं खाता था। इस परिणाम ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह जानती थी कि जागने के बाद उसने क्या महसूस किया था। वह जानती थी कि डॉक्टर उसके साथ अकेला था और फिर भी सबूत का सबसे मजबूत हिस्सा उसे निर्दोष साबित करता हुआ लग रहा था। महिला ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक और जांच की मांग की। उसे यकीन था कि पहला नमूना दूषित हो गया होगा या उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया होगा। खून का दूसरा नमूना लिया गया, लेकिन एक बार फिर डीएनए मेल नहीं खाया। अब दो जांचों ने जाहिर तौर पर डॉक्टर को निर्दोष साबित कर दिया था और उसी क्षण से पूरा मामला महिला के खिलाफ मुड़ने लगा। कुछ लोगों का मानना था कि एनेस्थीसिया ने उसकी याददाश्त को भ्रमित कर दिया था। दूसरों को लगा कि उसने जानबूझकर यह आरोप गढ़ा था। यहाँ तक कि उसके कुछ दोस्तों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या उसने उन्हें सच बताया था? ग्राहक उसके कार्यस्थल पर आना बंद कर चुके थे। जब भी वह सार्वजनिक रूप से दिखाई देती, लोग फुसफुसाते थे। कुछ लोगों को तो यह भी शक था कि वह किसी अमीर डॉक्टर से पैसे लेने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर अपनी सामान्य जिंदगी जीता रहा। वह महिला ही थी जिसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह गिर गई। आखिरकार दबाव बहुत ज्यादा हो गया। वह अपनी छोटी बेटी को लेकर शहर से दूर चली गई। उसने आरोप, जांच और अपमान को अपने पीछे छोड़ने की कोशिश की। वह स्कूल वापस गई और नर्सिंग में करियर बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। कुछ समय के लिए उसने खुद को यह समझाया कि ऐसी लड़ाई जारी रखने से ज्यादा जरूरी अपनी जिंदगी को फिर से बनाना था, जिसे कोई नहीं मानता था कि वह जीत सकती है। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी को किसी दूसरे बच्चे से बात करते हुए सुना। उसकी बेटी ने सहजता से बताया कि उसकी माँ ने कभी एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। उन शब्दों ने महिला को शहर की कही गई किसी भी बात से ज्यादा चोट पहुंचाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने सब कुछ देखा था। उस बच्ची ने अपनी माँ को सच बताते, मदद मांगते और फिर भी झूठी समझे जाते देखा था। महिला अब इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने लड़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया, भले ही उसे यह अकेले ही करना पड़े। उसने अधिकारियों से दोबारा संपर्क किया और उनसे मामले को फिर से खोलने के लिए कहा।